एपिसोड 752। पुलिस के एक आला अफसर ने कहा, भाई ये सब खोखली धमकियां हैं। क्या कत्ल करना इतना आसान है, वो भी हम पुलिस वालों के सामने? एक ने कहा, ऑफिसर मालूम होता है आप टेलीपैथी के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते हैं। बेहतर है हम ये 9 मिनट ज़ाया ना करें, फराज से थोड़ी मोहलत और मांग लें। एक ओहदेदार ने बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर फराद, हमें तुम्हारा मुतालबा मंजूर है। हम राजा सफदर को गिरफ्तार करेंगे, हमें उसे तलाश करने की मोहलत दो। जो मोहलत दी गई थी उतनी देर में फराद यूरोप से पाकिस्तान पहुंच गया है और तुम एक ही शहर में रहने वाले बदनाम मुजरिम को गिरफ्तार न कर सके। फराइज की अदायगी को पसे पुश डालकर बहाने करना और मुजरिमों को पनाह देना तुम लोगों को खूब आता है। फराद भी ऐसे हथकंडे जानता है। वो खून के बदले खून करेगा और एक खून करेगा, तब दूसरी बार राजा सफदर को गिरफ्तार करने की मोहलत देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, राजा अफसर हमारे जवाब में तुम ना बोलो, फराद को बराह रास्त हमसे बातें करने दो। राजा अफसर ने कहा, अब बातें करने का वक्त कहाँ रहा, घड़ी देखो, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। देखो मैं अभी तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, अब 3 मिनट रह गए हैं, अब 2 मिनट। इसके बाद ये बोलने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। देखो वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। पुलिस के आला अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो, रिवॉल्वर छीन लो। सिपाहियों के आगे बढ़ने से पहले ही छत पर से सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, इसे रोकोगे तो हमारे रिवॉल्वरों से गोलियां चलेंगी और हमारी जानें जाएंगी। क्या एक को बचाने के लिए 3 को मरते देखना चाहते हो? मजिस्ट्रेट ने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया। उसी वक्त मोहलत का आखिरी सेकंड गुजर गया। राजा अफसर ने ट्रैगर को दबा दिया, फिर तड़प कर उछलकर जमीन पर गिरा। ठाई की आवाज के बाद गहरी खामोशी छा गई। भीड़ लगाने वाले कोठी के करीब जाकर लाश देखना चाहते थे, मगर पुलिस वाले उन्हें रोकने लगे। थोड़ी देर तक अफरा तफरी रही। फिर सलमान ने स्पीकर के जरिए कहा, मेरे दोस्तों, मासूम शहरियों, ये इब्तिदा है। अब ये तमाशा दुनिया देखेगी कि अंधेर नगरी में मजलूम आवाम को इंसाफ कैसे मिलता है। ये तमाम जिम्मेदार अफसरान 2 में से एक काम करेंगे। अभी नाअहली का इतराफ़ करके इस्तीफा देंगे, अपनी वर्दियां उतार देंगे, या फिर अगले 4 घंटों में राजा सफदर अली को गिरफ्तार करके सजाए मौत देंगे। दूर तक खड़े हुए लोग एक आवाज होकर कहने लगे, नाअहल अफसरान हाय हाय, रिश्वतखोर अफसरान हाय हाय। सलमान ने सेक्रेटरी के जरिए कहा, अब से 4 घंटे बाद यानी रात के 2 बजे तक मोहलत दी जाती है। अगर इन्होंने राजा सफदर अली को गिरफ्तार न किया तो उसका दूसरा बेटा अपनी जान से जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में जाकर आराम करें। ठीक 2 बजे यहां आकर देखें, यहां राजा सफदर मरने के लिए आएगा या फिर उसका बेटा। वो एक जरा तवक्कुफ से बोला, दूसरे बेटे की मौत के बाद कानून के मुहाफिजों पर से एतमाद उठ जाएगा। फराज अली तैमूर आज सुबह 6 बजे खुद राजा सफदर को गिरफ्तार करके लाएगा और आपके सामने उसे सजाए मौत देगा। कमिश्नर के बेटे इमरान ने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक कहा, जब तक कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा हम तीनों यहां कैदी बनकर रहेंगे। ये ना समझा जाए कि राजा सफदर के इबरतनाक अंजाम के बाद इस कोठी के किसी फर्द को गिरफ्तार किया जा सकेगा। फराद के तमाम टेलीपैथी जानने वाले नाअहल और फरेबी अफसरान की औलादों और दूसरे अजीजों के दिमागों में जगह बना रहे हैं। फराद की बहन या उसके बच्चों को कोई आंख भी दिखाएगा तो उसके प्यारों की, उसकी औलादों की आंखें निकाल ली जाएंगी। सेक्रेटरी ने कहा, इस कोठी के इहाते में सिर्फ 4 सिपाही आकर राजा अफसर की लाश ले जा सकते हैं। इसके बाद कोई यहां कदम ना रखे। हम छत पर से कोठी के अंदर जा रहे हैं। जाने से पहले मैं अवाम से कहता हूं, आज फराद ने जो अदालत बहन के दरवाजे पर कायम की है उसके दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। जिसे इंसाफ नहीं मिलेगा उसे 4 घंटे के अंदर इस अदालत से इंसाफ मिल जाएगा। तमाम लोग फराज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आला ओहदेदारान ऐसे वक्त अवाम का सामना नहीं कर सकते थे। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठकर जाने लगे। सिर्फ पुलिस वाले रह गए, क्योंकि रात के 2 बजे फिर सुबह 6 बजे वहां अदालत लगने वाली थी। राजा अफसर अली की मौत ने तमाम मगरूर ओहदेदारान और मुजरिमों की सरपरस्ती करने वाले अफसरान को यकीन दिला दिया था कि फरहाद अपने बहनोई के कत्ल के मामले में 1 सेकंड की भी मोहलत और रियायत नहीं देगा। रात के 2 बजे और 6 बजे कातिल और उसका दूसरा बेटा अपने भयानक अंजाम को जरूर पहुंचेंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक हंगामी इजलास तलब किया था और तमाम ओहदेदारान से कह दिया था, आप सबको जब ये यकीन हो गया है कि कातिल फराद के हाथों सुबह मारा जाएगा तो बेहतर है खुद उस कातिल को गिरफ्तार करके अपना नाम रोशन करें। एक ओहदेदार ने कहा, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। फराद ने जिस जिस तरह शकीला और इमरान को यरगमाल बनाया है उसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। पुलिस के आला अफसर ने कहा, मैंने 12 अफसरों को उनके सिपाहियों के साथ राजा सफदर की तलाश में रवाना किया है।
हाँ, कुछ भी करो, उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करो। वो जितना बाअसर है उतना ही हमारे लिए दर्द सर बन गया है। उसे एक शख्स को बचाने के लिए हम रिश्वतखोर और नाअहल कहलाना मंजूर नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना, सूबाई सेक्रेटरी साहब हमारे खिलाफ और फराद की हिमायत में बोल रहे हैं। वो टेलीपैथी के दबाव में थे। कुछ भी हो, हमसे ये कहा गया है कि फराद अपनी बहन के दरवाजे पर अवामी अदालत कायम रखेगा। इसका मतलब यह है कि आइंदा हम अपने इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इसी तरह लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करेगा। राजा सफदर अपनी हिमाकत से हम पर यह मुसीबत ले आया है। सुना है फरहाद सुपर पावर के खिलाफ बहुत मसरूफ रहता है। उसे इधर आने की फुर्सत नहीं मिलती है। बहनोई के कत्ल ने उसे आने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है कातिल को सजाए मौत देने के बाद वो चला जाएगा, हमें उससे निजात मिल जाएगी। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आला अफसर से कहा, प्लीज़ आप राजा सफदर को सुबह से पहले किसी तरह भी गिरफ्तार करें, उसे फरहाद के हवाले करें। आला अफसर ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता करने लगा। ट्रांसमीटर के स्पीकर से बारी बारी मुख्तलिफ अफसरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो जिन खुफिया अड्डों पर छापे मारने गए थे वहां से रिपोर्ट सुना रहे थे कि राजा सफदर किसी अड्डे में नहीं है, उसके खास मातहत को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो भी अपने बॉस के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता है। दूसरे पुलिस अफसर ने कहा, मैंने राजा सफदर के बड़े बेटे राजा अकबर अली को गिरफ्तार किया है। वो कस्में खाकर कह रहा है कि उसे अपने बाप की रूपोशी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आला अफसर ने कहा, राजा अकबर अली से बोलो ठीक 2 बजे उसकी मौत है। अगर बाप गिरफ्तार होगा तो फरहाद बेटे को जिंदा छोड़ देगा। सर, मैं ये सारी बातें उसे बता चुका हूं। ये कहता है उसे हिरासत में न रखा जाए, बाप को तलाश करने का मौका दिया जाए। उसे आज़ादी से तलाश करने दो, तुम उसके साथ रहो। मैं उनके दरमियान था, उनकी मसरूफियात को समझ रहा था। फिर मैं राजा अकबर अली के पास आ गया। पुलिस अफसर उसकी हथकड़ी खोलते हुए कह रहा था, तुम उसे तलाश करने के लिए जहां भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो सोचने लगा, 2 खुफिया पनागाहें ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, वहां पुलिस वालों को कभी नहीं ले जाऊंगा। फिर वो बोला, आप मुझे तन्हा जाने दें, वरना मैं जहां जाऊंगा वहां डैडी को पहले से मालूम हो जाएगा कि मैं पुलिस वालों के साथ आ रहा हूं। उसकी बातों के दौरान मैंने दोनों खुफिया पनागाहों का पता मालूम कर लिया। फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल के एक कमरे में हाजिर हो गया। मैं यहाँ एंटोनी पाउलिया की हैसियत से क़याम कर रहा था। मैंने ट्रांसमीटर के जरिए राजा सफदर अली से रब्ता करने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि वो गॉडफादर के खास वफादार एंटोनी पाउलिया से ज़रूर बातें करेगा और उससे तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने ट्रांसमीटर कॉल का जवाब नहीं दिया था। अगर वो पुलिस अफसर राजा अकबर के साथ उसकी खुफिया पनागाहों में जाने के लिए बज़िद रहता तो काम बिगड़ जाता। वो कम वक्त वहां से भी फरार हो जाता। मैं होटल के कमरे से बाहर आ गया, वहां से किराए की एक कार ली, फिर तेजी से ड्राइव करता हुआ शाहदरा की तरफ चल पड़ा। अगरचे मैं बरसों के बाद आया था, लाहौर इतना बदल गया है कि पुराना लाहौर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन दाता दरबार के पास से गुजरते हुए वही बरसों पुराने रास्ते और मकानात नजर आने लगे। रावी के पुल पर पहुंचते ही टेलीपैथी की इब्तदा याद आ गई। इसी रावी के किनारे मैंने महीनों रियासत की थी। ख्यालखानी सीखने के कितने ही अहम मरहलों से गुजरता रहा था। इस दरिया ने मेरे अंदर ऐसी रवानी पैदा कर दी थी कि मैं आज भी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रवां तवां रहता था। मेरे अंदर रावी कभी सूखता नहीं है, हर लम्हा जवान और भरपूर रहता है। मैंने मकबरा जहांगीर के बैरूनी फाटक के सामने कार रोक दी। आगे तीसरी गली में एक छोटा सा पुख्ता मकान था। आसपास गलियों में सन्नाटा था। आधी रात हो चुकी थी। मैंने उस पुख्ता मकान के सब्ज दरवाजे पर दस्तक दी। राजा अकबर की सोच ने बताया था कि तीसरी गली में सब्ज रंग के दरवाजे वाले मकान में उसका भी मकान है। ये उसके बाप का नया अड्डा था। बेटे के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता था। दूसरी दस्तक पर किसी ने अंदर से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पूछने वाली के पास मकान के अंदर पहुंच गया। वो जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मैंने पूछा, क्या खालिद हमीद साहब यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई खालिद हमीद नहीं रहता। शुक्रिया, आपको जहमत दी, मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं कदमों की आवाज़ पैदा करता हुआ वापस जाने लगा। वो दरवाजे से कान लगाकर सुन रही थी। उसकी सोच ने बताया कि राजा सफदर उसके पास नहीं है, पिछले 2 दिन से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कार में आकर बैठ गया। फिर उस औरत की सोच में सवाल किया, वो अचानक लापता क्यों हो गया है? उसकी अपनी सोच ने कहा, बहुत बड़ा शरीफ बदमाश है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ मरता खपता रहता है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि हर माह की 10 तारीख को मुझे 20,000 रुपये देता है। मैंने उसकी सोच में कहा, आज 11 तारीख है, कल 10 तारीख गुजर गई।
वो 2 दिन से नहीं आया है, फिर 20,000 कैसे अदा हो गए? उसकी सोच ने कहा। कल शाहदरा रेलवे स्टेशन का सिग्नल मैन आया था। उसने 20,000 रुपये देते हुए कहा था, राजा साहेब ने ये रकम दी है और ताकीद की है कि कोई भी आकर पूछे तो कह देना राजा साहेब इधर नहीं आते हैं। मैंने उस सिग्नल मैन का नाम मालूम किया। वो औरत 20,000 की खुशी में उसका नाम पूछना भूल गई थी। मैंने उसकी याददाश्त को कुरेदना शुरू किया, शायद उसकी कोई छोटी मोटी सी पहचान हो। आखिर उसे याद आया कि सिग्नल मैन ने बाईं कलाई में मन्नत के कड़े पहने हुए थे। मैंने कार स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। ड्राइविंग के दौरान एक जरा राजा अकबर के दिमाग में झांक कर देखा। वो पुलिस अफसर के साथ उसी मकान की तरफ आ रहा था जहां से मैं वापस जा रहा था। मैंने मेन रोड के किनारे कार रोक दी। रेल की पटरियों को पार करता हुआ सिग्नल केबिन के पास आ गया। फिर सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर केबिन में पहुंचा। वहां एक शख्स लकड़ी के तख्तों पर टेलीफोन के पास सो रहा था। आहट सुनते ही उठकर कहने लगा, कौन है? मैंने दरवाजे पर आते ही उसकी बाईं कलाई में मन्नत वाले कड़े देख लिए। उसने मुझे देखकर पूछा, साहेब आपको मुझसे कोई काम है? हाँ, मामूली सा काम है। मुझे राजा सफदर अली से मिला दो। वो पहले तो चौंक गया, फिर संभल कर कहने लगा, मैं किसी राजा को नहीं जानता। आप मुझसे पूछने क्यों आए हैं? मैंने उसे बुत की तरह साकित बिठा दिया। उसकी सोच बताने लगी। वो वाकई किसी राजा सफदर का नाम नहीं जानता था। परसों रात को एक शख्स मामूली लिबास में उससे मिलने आया था। उसने कहा, सुना है तुम जिस रेलवे क्वार्टर में रहते हो उसे किराए पर देना चाहते हो? सिग्नलमैन ने कहा, मैं एक आदमी से 100 रुपये एडवांस ले चुका हूं। वो 1 हफ्ते बाद वहां आकर रहेगा। उस शख्स ने उसे 1,000 देते हुए कहा, यह पेशगी है। जिससे 100 रुपये लिए हैं उसे वापस कर दो। वो क्वार्टर मुझे रहने के लिए दे दो, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूं। सिग्नलमैन ने लालच में आकर वो रेलवे क्वार्टर उसे रहने के लिए दे दिया। वो एक कमरे का मकान था। राजा सफदर अली ने सोचा होगा, इस जैसे बेइंतहा दौलतमंद आदमी को ढूंढने के लिए शाहदरा के रेलवे क्वार्टर में कोई नहीं आएगा और वो एक मामूली आदमी की हैसियत से वहां छुपा रहेगा। दूसरे दिन 10 तारीख को उसने सिग्नलमैन से कहा, मेरे पास एक औरत की अमानत है, क्या तुम उसे ले जाकर पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, बेशक पहुंचा दूंगा। उसने कागज का एक बंडल दिया। उसे अपनी दाश्ता के घर का पता बता दिया। उस घर को सब्ज दरवाजे के जरिए पहचानना आसान था। उस शख्स ने ताकीद की थी कि वो कागज का बंडल खोल कर ना देखे। सिग्नलमैन ईमानदार था, अमानत में खयानत करना गुनाह समझता था, इसलिए उसने कुछ देखे समझे बगैर वो अमानत पहुंचा दी। उस औरत ने दूसरे कमरे में जाकर वो बंडल खोलकर देखा होगा। वापस आई तो बहुत खुश थी। उसे चाय या ठंडा पीने के लिए कहा, फिर पूछा, राजा साहेब कहाँ हैं? सिग्नलमैन ने कहा, मैं किसी राजा साहेब को नहीं जानता। एक शरीफ आदमी ने यहां अमानत पहुंचाने को कहा, मैंने पहुंचा दी। अब सिग्नलमैन सोच रहा था, इस औरत ने भी किसी राजा साहेब को पूछा था और ये आदमी जो अभी मेरे केबिन में आया था ये भी राजा का नाम ले रहा है और मेरे किराएदार ने अपना नाम महमूद भट्टी बताया है। मैं समझ गया महमूद भट्टी के पीछे मेरा मुजरिम छुपा हुआ है। मैं केबिन से नीचे आकर रेल की पटरियां पार करता हुआ अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। फिर सिग्नलमैन को उसकी जगह से उठा दिया। वो केबिन से बाहर आया, फिर रेलवे क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को इस हद तक ढील दी थी कि वो अपने क्वार्टर के रास्ते को पहचानते हुए चले, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सहमा हुआ आदमी कभी दूसरी दस्तक पर आवाज नहीं देता। फिर रात के इस हिस्से में तो वो दस्तक उसके अंदर धमाका कर रही होगी। जब वो सिग्नलमैन दरवाजा पीटने लगा और कहने लगा, भट्टी साहेब दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है। सिग्नलमैन की आवाज सुनकर वो दरवाजे के करीब आ गया। फिर कहने लगा, क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो? मैंने सिग्नलमैन को खामोश रहने दिया। उसने पूछा, जवाब दो, मेरी नींद खराब करने क्यों आए हो? मैंने उस आवाज़ और लहजे के जरिए उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला वो लहजा बदल कर बोल रहा है। सिग्नलमैन ने मेरी मर्जी के मुताबिक रोते हुए कहा, भट्टी साहेब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने के लिए 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है। वो झुंझला कर कहने लगा, लानत है, इतनी सी बात के लिए मेरी जान निकाल दी। ठहरो, मैं रुपए लाता हूँ। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। पहले अंदर तारीकी थी, फिर बल्ब रोशन हो गए। ज़रा इंतज़ार करना पड़ा। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, दीवार के पास आओ और हाथ बढ़ाकर रकम ले लो। वो मुतमईन होने के बावजूद दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। छोटे से आंगन की दीवार बहुत नीची थी। मैंने सिग्नलमैन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो उछलकर दीवार पर बैठ गया। राजा सफदर अली एकदम से घबराकर यूं पीछे हटा जैसे मौत दीवार पर आ बैठी हो। उसने पूछा, तो तुम दीवार पर क्यों चढ़ गए?
वो अंदर आंगन में कूद गया। राजा सफदर भागकर कमरे का दरवाजा बंद करना चाहता था। सिग्नलमैन ने एक लात मारी। दरवाजा बंद होते होते खुल गया। वो अच्छा खासा सेहतमंद था। सिग्नलमैन को मार पीट कर निकल जाना चाहता था, लेकिन दो चार कराटे के हाथ पड़े तो वो चकरा गया। सिग्नलमैन उसकी गर्दन दबोचकर रोशन बल्ब के सामने ले आया। मैंने आंखों में झांक कर देखा तो दिमाग का रास्ता खुलता चला गया। फिर मैंने उसे उसके जरिए एक तरफ फेंकते हुए उसके दिमाग में जाकर कहा, अपनी आवाज और लहजा छुपाओ, मौत हर हाल में अपने वक्त पर आती है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर कहने लगा, नहीं, तुम मेरे दिमाग में नहीं हो। मैं 3 रातों से तुम्हें ख्वाबों में देखता आया हूं। यह भी एक ख्वाब है। सिग्नलमैन ने कहा, अपने मुंह पर जूता मारो, पता चल जाएगा कि सो रहे हो या जाग रहे हो। मैंने उसे अपने ही हाथों जूता खाने पर मजबूर कर दिया। मुंह पर जूता पड़ते ही तकलीफ से कहने लगा, हाँ मैं जाग रहा हूं, लेकिन यह टेलीपैथी क्या चीज है? सिग्नलमैन मेरी पिटाई कर रहा है और फरहाद दिमाग में बोल रहा है। मेरे खुदा, ये सच है तो इसे झूठ बनाते। मैंने उसे छोड़कर तमाम आला ओहदेदारान और पुलिस अफसर को बारी बारी मुखातिब किया। आपका जो फर्ज था उसे मैंने पूरा किया है। राजा सफदर अली को उसकी कब्र से जिंदा निकाल लाया हूं। वो 2 बजे से पहले मेरी बहन के दरवाजे पर पहुंचेगा। आप हजरात तशरीफ ले आए। फिर मैंने सलमान से कहा, लैला और सुल्ताना के साथ उन कैदियों को फिर से संभाल लो। माइक के जरिए ऐलान करो कि कातिल गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी का सहरा किसी भी कानून के मुहाफिज के सर नहीं है। उस कातिल को 1 घंटे के अंदर अंदर सजा मिलेगी। फिर मैंने शाहीना से कहा, मेरी बहन जाने फरहाद, मैं तुम्हारा सुहाग तो वापस नहीं ला सकता, कातिल को ला रहा हूं। तुम उसकी जैसी मौत चाहोगी वैसी ही मौत उसे मिलेगी। मैं अभी उसे ला रहा हूं। उसके बाद मैं राजा सफदर के पास आ गया। वो क्वार्टर से निकल गया था और अब गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर भाग रहा था। मैंने उसे पलटा दिया। वो अबाउट टर्न होकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरी कार के पास आया, फिर दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। मैंने पिछली सीट से कहा, शाबाश, आगे चलो, पीछे मौत चलेगी। उसने घबरा कर पीछे देखा, फिर चौंक कर बोला, मिस्टर एंटोनी पाउलिया, तुम हो? थैंक्स गॉड, तुम मेरे बहुत ही बुरे वक्त में सहारा बनकर आए हो। प्लीज मुझे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां टेलीपैथी ना पहुंचती हो। मैं ऐसी ही जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं एंटोनी की दाढ़ी मूछें चेहरे से हटाकर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। वो लाहौर से दूर जाने के लिए गाड़ी को मोड़ना चाहता था। मैंने उसे मोड़ने नहीं दिया। वो परेशान होकर कहने लगा, मैं गाड़ी कहीं ले जाना चाहता हूं और ये किसी और समझ जा रही है। जाने तो, ये तुम्हारी निजात के रास्ते पर जा रही है। मैंने सुनहरे बालों वाली विग सर से उतारकर बाहर फेंक दी। उसने कई बार पलटकर कुछ कहना चाहा। मैंने उसे पीछे देखने नहीं दिया। वो तेजी से ड्राइव करता जा रहा था और परेशान हो रहा था कि शहर में क्यों आ गया है। फिर गुलबर्ग के रास्ते पर आकर परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि लिबर्टी मार्केट से परे शाहीना की कोठी थी। उसने कोठी से कुछ फासले पर कार रोक दी। मैं पिछली सीट से बाहर आ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। वो ड्राइव करता हुआ आगे जाने लगा। कोठी के सामने दूर तक लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। सब लोग कातिल का अंजाम देखने आए थे। पुलिस वालों ने कातिल की गाड़ी रोक दी। आगे किसी गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। पुलिस ने घेरा डाल रखा था। राजा सफदर कार से निकलकर एक कोठी के अहाते की दीवार पर चढ़ गया। फिर बुलंद आवाज से कहने लगा, मैं राजा सफदर अली हूं। मुझे देखो, मैं फरहाद के बहनोई का कातिल हूं और अपने इबरतनाक अंजाम का मंजर तुम्हें दिखाने आया हूं। एक पुलिस अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, खबरदार राजा सफदर, तुम निशाने पर हो, हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। राजा सफदर ने कहा, इस चिड़ी मार को देखो, जब कातिल खुद गिरफ्तार होने आया है तो ये अपनी झूठी फर्ज शनासी दिखा रहा है। सब लोग अफसर पर हंसने लगे। राजा सफदर ने कहा, लोगों, मैं मकतूल के दरवाजे पर जा रहा हूं। अगर कोई मेरा रास्ता रोके तो तुम सब उसे रोकने ना देना। मैं पुलिस वालों से भी कहता हूं, उनकी कारकर्दगी दिखाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए वो खामोश तमाशाई बनकर फरहाद की अवामी अदालत का फैसला सुने और मुझे मेरे अंजाम को पहुंचने दें। वो अहाते की दीवार पर चलता हुआ दूसरी कोठी के अहाते की दीवार पर आया। फिर कहने लगा, दुनिया वालों, अपने मुल्क के बड़े बड़े लोगों से पूछो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। मैं कभी हुकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठता, लेकिन हुक्मरानों और अपोजिशन वालों की नाक में दम करता रहता हूं। दोनों से मरात और ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल करता हूं। मैं यहां का बेताज बादशाह हूं।
ये इबरत का मकाम है कि मुझ जैसा बाइख्तियार और बेपनाह ताकत रखने वाला इतना बेख्तियार और बेबस हो गया है कि अपना कोई हरबा आजमा कर खुद को सजा से नहीं बचा सकता। इंसान और उसकी तमाम तवानाइयां नापायदार हैं। देखते ही देखते हमारा सरे गुरूर खाक में मिल जाता है। वो बोलता हुआ शाहीना की कोठी के अहाते की दीवार पर आ गया। फिर कहने लगा, इस दुनिया से जाते जाते ये भी एतराफ़ कर लूं कि मैं तंजीम वालों का कुत्ता हूं। मैंने तंजीम वालों के मफाद में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं दौलत तंजीम वालों से हासिल करता हूं, नमक पाकिस्तान का खाता हूं और पाकिस्तान कौम पर भौंकता हूं और उसे काटता रहता हूं। ये सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए। पत्थर उठाकर राजा सफदर को मारने लगे। ये कौम बड़े से बड़ा धोखा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तंजीम वालों की साजिशों और उनके जरखरीद कुत्तों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा हुजूम उस पर टूट पड़ा था। यह ऐसी सिचुएशन थी जिस पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। पुलिस वाले इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी उन्हें मजहबी जोश और जज्बे से बाज नहीं रख सकते थे। मैंने शाहीना से कहा, इस हुजूम को काबू में करना मुमकिन नहीं है। मुझे अफसोस है, कातिल को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सजाए मौत नहीं मिलेगी। भाईजान, इससे ज़्यादा इबरतनाक सज़ा हम और आप नहीं दे सकते थे। मेरे वतन के लोग हमेशा बेहिस और खाबिदा नहीं रहते। जब बेदार होते हैं तो दुश्मनों की बोटियां नोच लेते हैं। वाकई तंजीम वालों के दलाल की बोटियां नोची जा रही थीं। वो तड़प तड़प कर मर रहा था और मौत भी जल्दी नहीं आ रही थी। चूंकि मैं उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए वो भाग जाने की कोशिश में था, लेकिन हजारों लोगों के दरमियान से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा था। लिबास की ऐसी धज्जियां उड़ी थीं कि बदन पर एक तार भी नहीं रहा था। आला ओहदेदारों और पुलिस अफसरों ने समझ लिया था कि तंजीम वालों की सरपरस्ती की सजा अवाम उन्हें भी देंगे। वो अपनी अपनी गाड़ियों में वहां से भाग रहे थे। मैंने फिर राजा सफदर के पास आकर देखा। उसका दिमाग मौत की तारीकी में गुम हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन वहां ऐसे भी थे जो लाश को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक गधे के पीछे उसे बांध दिया था और गधे को डंडे से मारा था। वो ढैंचू ढैंचू करता हुआ भाग रहा था और उसके पीछे लाश खिसकती जा रही थी। खुदा ऐसे बुरे अंजाम से हम सबको बचाए। राजा सफदर के नज़दीक और दूर के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब छुपकर ये मंजर देख रहे होंगे। वो मंजर आम पर आकर उसकी लाश को अपनी तहवील में लेने की जुर्रत नहीं कर रहे होंगे। शायद शैतान के रिश्तेदार की हैसियत से मार खाना और जलील होना नहीं चाहते होंगे। मैंने राजा अकबर के ख्यालात पढ़े। एक तो वो इस बात पर मुतमईन था कि बाप गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गया, वरना फरहाद बाप की जगह बेटे को कत्ल करने वाला था। दूसरा ये कि वो बाप की लाश हासिल करने के लिए आवाम का सामना नहीं करना चाहता था। उसका ख्याल था फरहाद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, तो अब नज़रों में आने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है, मैं दुश्मनों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। वो एकदम से खौफजदा होकर खला में तकने लगा। मैंने कहा, तुम स्टूडेंट यूनियन के लीडर हो। तुम्हारे बाप ने जितने गुंडों को स्टूडेंट बनाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया था, उन सब की फहरिस्त तैयार करो और एक अर्जी के साथ इस फहरिस्त को वजीर तालीम और मुतल्लिका ओहदेदारों के पास पहुंचाओ। उस अर्जी में यह लिखो कि फरहाद अली तैमूर ने ताकीद की है कि यूनिवर्सिटी से उस फ्रॉड यूनियन को ख़त्म किया जाए। तलबा बनकर यूनियन में रहने वाले गुंडों को खुली अदालत में सजाएं दी जाएं और तुम्हारे बाप की करोड़ों की दौलत और जायदाद हुकूमत की तहवील में दे दी जाए। अगर इस अर्जी पर अमल करने में एक दिन की भी ताख़ीर होगी तो वो मुतल्लिका ओहदेदारों का आखिरी दिन होगा। राजा अकबर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं अभी जाता हूँ। सुबह से पहले वो फहरिस्त और अर्जी मुतल्लिका अफराद तक पहुँचा दूंगा। वो वहाँ से भागता हुआ चला गया। मैंने सुबह ही सेक्रेटरी के पास आकर कहा, यहाँ जो कुछ हुआ उसे आपने देखा है और अच्छी तरह समझ लिया है। क्या मज़ीद समझाने के लिए आपके साथ और आपकी औलादों के साथ भी यही सलूक करना होगा? नहीं नहीं फराज साहब, नहीं, मेरी आंखें खुल गई हैं। आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना किसी को अपने साए में गलत काम करने दूंगा और रिश्वत के लेन देन पर हमेशा के लिए लानत भेज दूंगा। मैं आपको आज़ाद करता हूँ। फ़ोन करके यहाँ अपनी गाड़ी मंगवाएं, फिर शकीला और इमरान को उनके वालिदैन के पास पहुँचाते जाएं। वो खुश होकर फ़ोन के पास चला गया। शकीला ने कहा, फराज साहब, हमने आपको देखा नहीं है, फरिश्तों के मुताल्लिक भी सुना है, देखा नहीं है। हो सके तो कभी अपनी सूरत दिखा दें। सारी उम्र ये फ़ख्र रहेगा कि हमने अपनी आंखों से फरिश्ते को देखा है। मैंने कहा, मेरे बच्चों, तुम सब मासूम फरिश्ते हो। तुम्हारे वालिदैन का झूठ, फ्रॉड और रिश्वतखोरी तुम्हें जवान होकर फरिश्ता नहीं रहने देती। इमरान ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आज से हमारे वालिदैन और बुजुर्ग नाजायज़ कमाई का एक पैसा भी घर लाएंगे तो हम इस घर की रोटी नहीं खाएंगे।
वो तीनों वहां से चले गए। मैंने शाहीना से कहा, मैं आ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। मेरी पहचान यह है कि सफ़ेद सूट में हूं। तुम्हारे सामने आते ही अपना सर खुजाऊंगा और तुम्हारे दिमाग में बोलूंगा। लेकिन याद रखो, मेरी आमद को राज में रखना। ये बात घर से बाहर ना पहुंचे, वरना दुश्मन सर पर आ पहुंचेंगे। वो ताज्जुब से कहने लगी, दुश्मन तो जहन्नुम में चला गया, क्या अभी कोई और रह गया है? मेरी बहना, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा कि राजा सफदर अली के पीछे कितने खतरनाक तंजीम वाले दुश्मन छुपे हुए हैं। आइंदा राजा सफदर की जगह कोई दूसरा एजेंट होगा और तंजीम वालों के अफराद ये नहीं चाहेंगे कि मैं पाकिस्तान में रहकर उनके मफादात को नुकसान पहुंचाऊं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं, फिर यहां से चला जाऊंगा। मैं थोड़ी देर बाद कोठी के अंदर गया, शाहीना के सामने आकर सर को खुजाया और सोच के जरिए कहा, मैं हूं तुम्हारा भाईजान। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई, फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। बेवा हो जाने वाली को रोने के लिए दिल की भड़ास निकालने के लिए बाप या भाई का सीना मिलता है, जहां वो दिल खोलकर आंसू बहाती है। मैंने उसे खूब रोने दिया, अपने भांजों और भांजियों को प्यार किया। उन्हें सदमा जरूर था, लेकिन मेरे आने की खुशी भी थी और ये इत्मीनान भी था कि आइंदा फैक्ट्री हासिल करने के लिए कोई दुश्मन उन्हें कत्ल करने की धमकी नहीं देगा। अब वो दहशतज़दा नहीं रहेंगे। मेरी हिदायत के मुताबिक पारस न्यूयॉर्क से पेरिस आ गया था। हमने हालात के पेश नज़र पारस, अली तैमूर और सोनिया सानी की शख्सियत बदल दी थी। उनकी आवाज़ और लहजा तब्दील कर दिया गया था और उनकी याददाश्त से पिछली जिंदगी भुला दी गई थी, ताकि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके चोर ख्यालात पढ़कर भी उनकी असलियत मालूम ना कर सकें। सानी और अली अभी शिकागो में थे। पारस न्यूयॉर्क में तन्हा था, इसलिए मैंने उसे पेरिस बुला लिया था। सानी और अली किसी और शहर में थे। पारस किसी और शहर में तन्हा था, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया था। सोनिया उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा और सोनिया इटली के शहर रोम में ठहर गई ताकि तंजीम वालों को एक बार फिर अच्छा सबक सिखा सके। ऐसे वक्त पारस मेरे शहर पहुंचा तो सलमान फिर उस पर अमल करके उसकी याददाश्त वापस ले आया। फिर उससे कहा, पाकिस्तान में तुम्हारे फुप्पा को कत्ल कर दिया गया। तुम्हारे पापा वहां मौजूद हैं, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पापा कातिल को नहीं छोड़ेंगे। क्या वहां और भी मसाइल हैं? हाँ, तंजीम वाले लोग तुम्हारी फुप्पी और भाई बहनों के खिलाफ ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यह कि उस तंजीम को पाकिस्तान की ज़मीन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मम्मा कहाँ हैं? सलमान ने बताया कि सोनिया एक और मुल्क में तंजीम वालों के सरबराह को ठिकाने लगाने वाली है। पारस ने कहा, मैं पहले मम्मा के पास जाऊंगा, फिर हम माँ बेटे पाकिस्तान जाएंगे। वो उस शहर से एक पाकिस्तानी रईसज़ादे हैदर अली के बहरूप में आया था। पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात के जरिए एक पाकिस्तानी मुसलमान साबित होता था। वो रोम जाने के लिए एयरपोर्ट आया। उसे फ्रैंकफर्ट से आने वाले तैयारे में एक सीट मिल गई। इसे मुकद्दर की तरफ से पेश किया जाने वाला खूबसूरत तसादुम कहना चाहिए। फ्रैंकफर्ट से आने वाले तैयारे में सुरगई एल्पा मौजूद थी। पहले तो ये तय किया गया था कि एल्पा के लिए तंजीम वाले मुल्क से खुसूसी तैयारा भेजा जाएगा, लेकिन फिर तंजीम वाले अकाबरीन ने दानिशमंदी से सोचा कि एल्पा को जर्मनी से तंजीम वाले मुल्क पहुंचाने का खुसूसी इंतजाम किया जाएगा तो दुश्मनों को शुबा होगा कि एक नौजवान लड़की की ऐसी क्या अहमियत है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह भेद खुल सकता था। एल्पा को एक अजनबी लड़की के रूप में तंजीम वाले मुल्क पहुंचाया जा रहा है। आखिर ये तय पाया कि एल्पा को बेशुमार मुहाफिजों के दरमियान एक आम मुसाफिर तैयारे में सफ़र करना चाहिए। उसके मुहाफिजों में 6 निहायत सहीन और हाजिर दिमाग अफराद होंगे। 6 खतरनाक फाइटर और 6 जासूसों के अलावा 2 निहायती तेज तर्रार उम्र रसीदा औरतें होंगी, जो लोगों को उनकी आंखों, उनके चेहरों और उनकी बातों से पहचान लिया करती हैं। इस प्रोग्राम के मुताबिक एल्पा के साथ मजीद 20 अदद सीटें तैयारे में रिजर्व करवाई गईं। बराह रास्त तंजीम वाले मुल्क जाने वाले तैयारे में इतनी सीटें रिजर्व न मिल सकीं। 1 घंटे बाद तैयारा रवाना होने वाला था। उसे 1 घंटे में उसे यूं लग रहा था जैसे पारस उसे इस शहर में छुप कर देख रहा है। वो उसे हर मुमकिन तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी, फिर भी वो हवास पर छाया जा रहा था। दूसरे मुसाफिर सवार हो रहे थे। सीटों के दरमियान रास्ते से मुसाफिर दस्ती सामान उठाए रुक रुक कर गुजर रहे थे, क्योंकि अक्सर ने भारी सामान उठाया हुआ था। फिर अपनी सीट पर बैठने से पहले सामान संभाल कर रखने वाले देर करते थे। पीछे वालों को आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ता था। पारस भी आगे बढ़ने के इंतजार में खड़ा हुआ था कि बाएं तरफ की सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर चौंक गया। वो एल्पा थी, लेकिन पहले वाली सूरत शक्ल में नहीं थी। ब्रेन ऑपरेशन के बाद उसे दूसरा रूप दिया गया था।
वो अपने पास बैठी हुई उधेड़ उम्र औरत से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ और लहजा भी बदला हुआ था। कोई उसे एल्पा की हैसियत से कभी पहचान नहीं सकता था, लेकिन जहरीली हिस्स ने उस बदन की मखसूस महक को पहचान लिया जिससे उसकी शनासाई रह चुकी थी। पारस की इस खासियत से मैरीना भी घबराती थी। लाख भेस बदलने के बावजूद वो जहरीला उसकी महक से उसे पहचान लिया करता था। पारस ने गौर से एल्पा को देखा। देखने में वो किसी पहलू से एल्पा नहीं लग रही थी। किसी और निशानी से उसे पहचाना जाता तो गलती हो सकती थी, लेकिन हर इंसान के जिस्म की कुदरती बू एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। शिकारी कुत्ते ऐसी ही बू से मखसूस मुजरिमों तक पहुंचते हैं और कभी धोखा नहीं खाते। उन्होंने ऑपरेशन के जरिए और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एल्पा को सर से पांव तक बदल दिया था, लेकिन उसकी वो कुदरती बू तब्दील नहीं कर सके थे जिसे पारस लाखों में पहचान सकता था। मुसाफिर आगे बढ़ रहे थे। पारस को भी आगे जाना पड़ा। उसकी सीट एल्पा से बहुत दूर थी। वो सीट पर बैठकर सोचने लगा, मैं धोखा नहीं खा सकता। वो हसीना कोई और नहीं एल्पा है और वो तन्हा नहीं है। एक ख्याल आया कि वो मास्कमैन के आदमियों के साथ है। फिर ख्याल आया, ये तैयारा तंजीम वाले मुल्क जा रहा है। क्या वो अपने मुल्क और अपनी कौम में वापस जा रही है? क्या उसने मास्कमैन से निजात हासिल कर ली है, या मास्कमैन के ही किसी मिशन पर किसी मुल्क में जा रही है? ऐसे बहुत से सवालात थे जो जवाब तलब थे। फिर वो पास बैठी हुई खातून से गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू का अंदाज बता रहा था कि आपस में शनासाई है। वो तन्हा सफ़र नहीं कर रही है। उसके शनासाओं को और उसके मौजूदा हालात को समझे बगैर उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं था। पारस ने सोचा, हो सकता है जोजो की तरह उसकी भी पिछली जिंदगी फुलाती गई हो। ऐसा होगा तो वो मुझे मेरे नाम से पहचान नहीं सकेगी, और चेहरा तो पहले ही बदला हुआ है। मैं उसका सूरत आशना भी नहीं हूं। तैयारे ने अपने वक्त पर परवाज की। शहर रोम तक 1.5 घंटे का सफर था। इस 1.5 घंटे में एल्पा को आगे जाने से रोकना था या खुद उसके ताक़ुब में आगे जाना था। थोड़ी देर बाद सलमान ने मुखातिब किया। कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैंने सिस्टर को बता दिया है कि तुम इस फ्लाइट से आ रहे हो। वो तुम्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आएंगी। वो कहने लगा, अंकल मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ एक नया इंकशाफ हुआ है। इस तैयारे में एल्पा मौजूद है। वो बताने लगा कि उसने किस तरह उसे पहचाना है, वरना वो बिल्कुल बदल गई है। अब ये मालूम करना है कि उसके साथ कौन है और वो कहाँ जा रही है। इस मकसद के लिए पारस ने एक एयर होस्टेस को मुखातिब किया। उससे पीने का पानी तलब किया। वो मुस्कुराकर कहने लगी, जी अभी लाती हूँ। सलमान एयर होस्टेस के दिमाग में पहुंच गया। पारस ने बताया था कि एल्पा ने ब्लैक स्कर्ट और सुर्ख ब्लाउज पहना हुआ है। सलमान ने एयर होस्टेस को उसके पास पहुंचाया। होस्टेस ने एल्पा के पास बैठी हुई खातून से मुस्कुराकर पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? खातून ने कहा, नो थैंक्स। सलमान ने उसके लहजे को नोट कर लिया। फौरन ही उसके दिमाग में जाना मुनासिब नहीं था। वो सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती तो उन्हें खतरे का एहसास हो जाता। उसी वक्त पीछे बैठे हुए शख्स ने कहा, प्लीज़ एक डबल पैक मिलेगा? होस्टेस हुक्म की तामील के लिए चली गई। डबल पैक की फरमाइश करने वाला शराब पीता था। योगा का माहिर नहीं हो सकता था। सलमान बेखटके उसके अंदर पहुंच गया। उसका ख्याल था पीछे बैठने वाला गैर मुताल्लिक शख्स होगा। उसके अंदर रहकर एल्पा और खातून की बातें सुनी जा सकेंगी, लेकिन पता चला कि वो तंजीम वाला जासूस है। एल्पा की निगरानी और हिफाजत करने वाली टीम के 20 अफराद तैयारे में मौजूद हैं। उनमें से वो एक जासूस है। सलमान ने उसकी सोच में कहा, एल्पा की हिफाजत के लिए योगा के माहिरीन को ज़रूर मौजूद रहना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, सिर्फ 2 खतरनाक फाइटर योगा के माहिर हैं। उनमें से एक मेरे साथ बैठा हुआ है, दूसरा एल्पा की अगली कतार की एक सीट पर है। सलमान थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा। फिर पारस के पास आकर कहने लगा, वो तंजीम वाले मुल्क जा रही है। मास्कमैन को धोखा देकर आई है। उस तैयारे में उसके 20 मुहाफिज हैं। उसके करीब बैठी हुई 2 औरतें क़याफ़ा शनास और शातिर हैं। सामने वाले को चश्मे ज़दन में ताड़ लेती हैं। पारस ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त निगरानी में ले जा रहे हैं, लेकिन उसे जाना नहीं चाहिए। सलमान ने पूछा, क्या उनसे टकराना चाहते हो? टकराना ज़रूरी नहीं है। आप पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के दिमागों में जगह बनाएं। शहर रोम पहुंचते ही उनके ज़रिए तैयारे में फ़नी खराबियां पैदा कर दें। क्या फ़र्क पड़ेगा? वो दूसरे तैयारे से चली जाएंगी। दूसरे तैयारे में आसानी से सीटें नहीं मिलेंगी। जितनी देर में मिलेंगी उतनी देर में मज़ीद उलझनें उसके सफ़र में पैदा कर दी जाएंगी। आप मम्मा से भी मशवरा कर लें। उसने सोनिया के पास आकर एल्पा के मुताल्लिक़ बताया। वो कहने लगी, तंजीम वाले मुल्क में पहले ही 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं। जे मॉर्गन,
और बड़े मुल्क से आए हुए मजीद 3 ख्यालखानी करने वालों को ब्रेन ऑपरेशन के जरिए उन्होंने अपना वफादार बना लिया है। इस तादाद में इजाफा करने के लिए एल्पा को नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएगी तो तुम्हारी मामूला और ताबेदार बनकर वहां रहेगी। सिस्टर, वो इतने सख्त पैरे में है कि उस पर तनवीमी अमल करना मुमकिन नहीं होगा। अमल से पहले उसे असाबी कमजोरी में मुब्तला करना होगा और इसका कोई चांस नहीं है। उसका खाना और पीने की हर चीज़ अच्छी तरह चेक की जाती है। तुम इसकी फिक्र ना करो, हम तुम्हें अमल करने का मौका देंगे। तुम उस तैयारे को रोम से आगे न जाने दो। वो फिर एरोस्टेस के पास आया और उसके जरिए पायलट वगैरह के अंदर जगह बनाने लगा। एल्पा हिफाजती इंतजाम से मुतमईन थी। सीट की पुश से टेक लगाए आंखें बंद किए मास्क मैन के अंदर पहुंची हुई थी। अब वो उसका मामूल था। उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि जर्मनी में डमी एल्पा के साथ जाने वाली टीम के तमाम जासूस अपने टीम लीडर के साथ मारे गए हैं। 2 जासूस औरतें मास्कमैन से रब्ता करती रही थीं। तीसरी डमी समझी जाने वाली एल्पा उनके हाथ से निकल गई थी। पहले मास्कमैन वगैरह यही सोचते रहे कि डमी ने दगा की है। फिर रफ्ता रफ्ता भेद खुल गया। उन्होंने मास्कमैन से कहा, अपनी दुल्हन को चेक करें और दुल्हन एल्पा से फरमाइश की जाए कि वो ख्यालखानी के जरिए गुम हो जाने वाली एल्पा का सुराग लगाए। लेकिन मास्कमैन के पास दुल्हन बनकर आने वाली ख्यालखानी न कर सकी। डमी को हिरासत में ले लिया गया। उस पर तशद्दुद किया गया कि उसने धोखा क्यों दिया। वो एल्पा के तनवीमी अमल के मुताबिक खुद को सुरगई आंद्रोफ समझ रही थी। 1000 तशद्दुद के बावजूद खुद को सुरगई आंद्रोफ कह रही थी। कसमें खा रही थी कि वो किसी को धोखा नहीं दे रही है। उस बेचारी को टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया गया। फौजी अफसर उसे मजीद अजियतें पहुंचाने वाले थे। वो अजियतें बर्दाश्त करते करते मर जाती तो उनका कुछ न जाता। जाने वाली एल्पा तो चली ही गई थी। एल्पा ने सोच के जरिए फौजी अफसर से कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचती है। मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई, मुझे कभी वापस हासिल नहीं कर सकोगे, इसलिए गुस्सा इस बेचारी पर उतार रहे हो। अफसर ने कहा, हमें धोखा देकर जाते हुए शर्म नहीं आई? यहां तुम्हें शहजादी बनाकर रखा गया था। सबने तुम्हें सर पर बिठाया था। तुमने हमारी मोहब्बत का सिला अदावत से दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मुझे तंजीम वाले मुल्क से अगवा किया। ब्रेन ऑपरेशन के जरिए मेरी पिछली जिंदगी भुलाती गई। मुझे धोखा देकर मुझसे झूठी मोहब्बत की जाती रही। अपने बड़ों से कह दो कि मैं अपनी असलियत जान गई हूं। मेरा नाम सुरगई नहीं एल्पा है और मैं तंजीम वाली हूं और अब अपनी कौम में पहुंच गई हूं। अफसरान बातों के दौरान फ़ोन के जरिए आला हुक्काम और दूसरे अहम ओहदेदारान को बता रहा था कि एल्पा ख्यालखानी के जरिए रब्ता कर रही है। वो कहने लगी, अपने बड़ों से कह दो कि अभी मैंने कोई दुश्मनी नहीं की है, सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। तुम लोग चाहो तो अब भी मुझे दोस्त बनाए रखकर मेरी दुश्मनी से महफूज रह सकते हो। बहुत खूब, तुम एक ही फिक्रे में दोस्ती भी कर रही हो और दुश्मनी के लिए चैलेंज भी। ये चैलेंज अभी पूरा करूंगी। अगर 10 मिनट के अंदर मेरी डमी को रिहा न किया तो मैं उससे हमदर्दी क्यों है? ये मेरी आज़ादी का जरिया बन गई थी। मैं उसकी आज़ादी के लिए तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी कर सकती हूँ। उस टॉर्चर सेल में दूसरे अफसरान पहुंच रहे थे। मास्कमैन भी आ गया था। वो नागवारी से बोला, मैं तुम्हें शरीक हयात बनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी जगह इसे मेरी दुल्हन बना दिया। ये डमी मेरे खिलाफ तुम्हारी साजिशों में शरीक रही है। हरगिज़ नहीं, ये बेचारी मासूम है, बेगुनाह है। इसने मुझे यहां से भगाने के सिलसिले में दानिस्ता कोई रोल अदा नहीं किया है। अब 8 मिनट रह गए हैं। अगर इसे रिहा करके आज़ाद दुनिया में ना भेजा गया तो मैं उन तमाम आला ओहदेदारान के दिमागों में जलजले पैदा कर दूंगी जो योगा के माहिर नहीं हैं। मास्कमैन सोच में पड़ गया। दूसरे लफ्ज़ों में एल्पा ने उसे सोचने पर मजबूर किया। एक डमी के लिए तमाम आला ओहदेदारान को दिमागी अजियतों में मुब्तला किया जा सकता है। बेहतर है कि इस डमी को रिहा कर दिया जाए। यह हमारे किसी काम की नहीं है। उसने हुक्म दिया, इसे रिहा कर दो और किसी पहली फ्लाइट से मुल्क बदर कर दो। एल्पा ने डमी के दिमाग में आकर पूछा, तुम खुश हो? वो कहने लगी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तुम्हें यूरोप के किसी मुल्क में छोड़ दिया जाएगा। तुम चाहो तो मेरे मुल्क में मेरे साथ रह सकती हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती कि मेरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करते हुए गुजरे। तुम खिदमतगार नहीं, मेरी सहेली बनकर रहोगी। फ्रैंकफर्ट पहुंचते ही तंजीम वाले मुल्क के सिफारत खाने में जाकर सफ़ीर साहब से मुलाकात करो। वो तुम्हें मेरे पास यहाँ पहुंचा देंगे। उसने जर्मनी में तंजीम वाले सफ़ीर के पास आकर सोच के ज़रिए कहा, मेरी एक हमशक्ल लड़की आपके पास आने वाली है। उसका नाम सुरगई आंद्रोफ है। आप उसे भी इस मुल्क पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। वो आइंदा हमारे बहुत काम आएगी।
वो दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गई। वो रोम पहुंच गई थी। तैयारा रनवे पर उतर रहा था। सलमान ने आकर पारस से कहा, तुम्हारी मम्मा ने जीन्स और सुर्ख जैकेट पहनी हुई है। कोड वर्ड्स हैं, देर से मिले मगर खूब मिले। पारस ने पूछा, एल्पा के इस्तकबाल के लिए उनकी तंजीम के अफराद ज़रूर मौजूद होंगे। उस तंजीम का गॉडफादर भी आया हुआ है। क्या आप उसके ख्यालात पढ़ सकते हैं? उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में जगह मिल गई है। जब से पाकिस्तान में तुम्हारे फुप्पा का कत्ल हुआ है, यहाँ का गॉडफादर मोहतात रहता है। किसी से अपनी असली आवाज़ और लहजे में गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन अब वो ज़्यादा मोहतात नहीं है। उसे पता चल गया है कि तुम्हारे पापा पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं। यहाँ तुम्हारे पापा से कोई ख़तरा नहीं रहा है, इसलिए वो एल्पा के शायान शान इस्तकबाल के लिए आ गया है। गॉडफादर सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ VIP लाउंज में आया था। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि सोनिया उसकी ताक में है। उसे यह भी अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि उसका एक वफादार एंटोनी पाउलियास सोनिया के काबू में है। वो समझ रहा था एंटोनी पाकिस्तान गया है, वहां पहुंचकर मौजूदा हालात पर काबू पाकर रिपोर्ट अरसाल करेगा। सलमान को मैं अपने साथ मसरूफ रखना चाहता था, इसलिए जो सोनिया के पास आई और उससे हिदायत हासिल करती रही। उसके बाद वो पर्सनल सेक्रेटरी के पास आ गई और मौके का इंतजार करने लगी। गॉडफादर ने जिस वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, उस वेटर को काबू में कर लिया। सोनिया को बताया कि गॉडफादर के लिए कॉफ़ी जा रही है। सोनिया की एक उंगली में हमेशा मखसूस अंगूठी रहा करती थी, जिसमें असाबी कमजोरी की दवा होती थी। उसने वेटर के पास आकर कॉफ़ी में थोड़ी सी दवा मिलाती। वेटर के दिमाग पर जो छाई हुई थी, इसलिए वो कुछ समझ ना सका। उसने कॉफ़ी ले जाकर गॉडफादर के सामने रख दी। वो यूं भी सांस रोकने का आदी नहीं था। जो उसके अंदर पहुंच सकती थी, लेकिन वो अपने असल लहजे में नहीं बोलता था। ये एक तदबीर की गई थी कि शायद आसाबी कमजोरी से परेशान होकर वो असली आवाज़ में बोलने लगे। ये तदबीर कामयाब हो गई। वो कमजोरी महसूस करते ही खौफजदा हो गया। बेख्तियार अपनी आवाज़ और लहजे में बोला, मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे फ़ौरन अपनी गाड़ी तक ले चलो। जो उसके अंदर रहकर कमजोरी को कम करने और उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर सेक्रेटरी से कहा, थैंक्स गॉड, अब मैं ठीक हूँ। परेशानी की बात नहीं है, तुम मेरी कोठी में जाओ, मैं मिस एल्पा से तन्हाई में बातें करूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो हुक्म का बंदा चला गया। सोनिया गॉडफादर के पास आ गई। जो ने कहा, गॉडफादर, ये तुम्हारी मौत है सोनिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करो। कोई चालाकी दिखाना चाहोगे तो दूसरे ही लम्हे मैं तुम्हारी सांस रोक दूंगी। वो बेबसी से सोनिया को देख रहा था। ये सोच भी नहीं सकता था कि फराद को पाकिस्तान में मसरूफ रखेगा तो सोनिया मौत बनकर आ जाएगी। सोनिया ने पर्स में से एक शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा, इसमें से 2 घूंट पी लो, तवानाई बहाल हो जाएगी, अभी बीमार लग रहे हो। जो ने उसे मजबूर किया तो उसने मशरूब के 2 घूंट हलक से उतार लिए। अनाउंसमेंट करने वाले की आवाज़ स्पीकर से आ रही थी। वो कह रहा था, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से आने वाले वो मुसाफिर जो अपना सफ़र जारी रखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि तैयारे से उतरकर लाउंज में चले जाएं। ये तैयारा चंद टेक्निकल वजूहात की बिना पर काबिल परवास नहीं रहा है। आगे जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुतबादिल तैयारा फराहम किया जाएगा। इस जहमत के लिए हम माजरत खां हैं। एल्पा को इत्तला दी गई थी कि तंजीम वालों का गॉडफादर उससे मुलाकात के लिए आ रहा है, लेकिन वो तैयारे से उतरकर जाना नहीं चाहती थी। ये अनाउंसमेंट सुनकर उसे तैयारे से बाहर आना पड़ा। वो मुहाफिजों के दरमियान चलती हुई VIP लाउंज में आ गई। सोनिया की शख्सियत में बला की कशिश थी। एल्पा ने उसे तारीफी नज़रों से देखा। पहले उसका तारुफ गॉडफादर से कराया गया, फिर गॉडफादर ने सोनिया का तारुफ कराया। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। सोनिया ने अपना नाम बताते हुए एल्पा से मुसाफा किया। यह अच्छा मौका था। वो मुसाफा करते हुए अपनी अंगूठी के जरिए दवा इंजेक्ट कर सकती थी। एल्पा को दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके जो को उसके अंदर पहुंचा सकती थी, लेकिन वो अचानक कमजोरी में मुब्तला होती तो उसके मुहाफिजों को खतरे का इल्म हो जाता। वो एल्पा को हमसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते। नाकामी होती तो मार डालते ताकि वो हमारे काम ना आए। जितने टेलीपैथी जानने वाले मशीन के जरिए पैदा हुए थे, वो इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते रहे थे, कभी दुश्मनों के हाथों से, कभी अपने ही पैदा करने वालों की खुद गरजियों से। वैसे जब तक जिंदा रहते थे उन्हें एल्पा की तरह सर पर बिठाया जाता था। वो सोनिया से मुसाफा करते हुए कहने लगी, तुम्हारी शख्सियत में अजीब सी कशिश है। मर्द हजरात तो देखते ही दिल हार जाते होंगे। सोनिया ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने दिल हार गई हूं। अगर मैं मर्द होती तो तुमसे शादी की दरख्वास्त जरूर करती। इस बात पर सब हंसने लगे।
गॉडफादर ने कहा, पता नहीं दूसरा तैयारा कब आएगा, 4-6 घंटे जरूर लगेंगे। आप मेरे बंगले में चलकर आराम करें, मैं तंजीम से मुताल्लिक चंद अहम बातें करना चाहता हूं। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। उसकी निगरानी करने वाले 20 अफराद थे। वो सब मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ गए। एल्पा और गॉडफादर के लिए एक शानदार गाड़ी थी। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। एल्पा ने सोनिया से कहा, प्लीज मेरे साथ बैठो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। सोनिया उसके पास आ गई। एल्पा ने कहा, मैं जहां जाती हूं वहां टेलीपैथी के सिलसिले में मसरूफ हो जाती हूं। मेरा कोई दोस्त या सहेली नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके साथ टेलीपैथी के बगैर वक्त गुजारूं। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हें ख्याल खानी के लिए नहीं कहूंगी, मुझसे खूब इधर उधर की बातें करो। गॉडफादर ने कहा, लेकिन मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूं। पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम को नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि फराद की तमाम तवज्जो आजकल उस मुल्क पर है। अगर मुझे भी टेलीपैथी का सहारा मिल जाए तो। एल्पा ने कहा, प्लीज़ टेलीपैथी की बातें ना करें। तंजीम वाले हुक्काम और अकाबरीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू करें। अगर उन्होंने पाकिस्तान के मामलात में दिलचस्पी लेने को कहा तो मैं ज़रूर आपके काम आऊंगी। सोनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम इसी तरह लोगों को टाल दिया करोगी तो तुम्हें कोई खैलखानी के लिए नहीं कहेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ तफरी करूंगी। रूस की सरहद से बाहर आकर ये नई और आज़ाद दुनिया मुझे जन्नत लगती है। उस वक्त जो पारस के पास गई हुई थी। सोनिया पारस के लिए अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में छोड़कर आई थी। जो की रहनुमाई में पारस ने वो गाड़ी हासिल की थी और उसे ड्राइव करता हुआ गॉडफादर के बंगले की तरफ जा रहा था। जो ने पूछा, तुम पेरिस आए, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? अंकल सलमान से पूछ लो, उन्होंने तनवीमी अमल के जरिए मेरी पिछली जिंदगी भुला दी थी। जब मेरी मौजूदा शख्सियत को बहाल किया गया तो तुमसे मुलाकात का वक्त नहीं रहा। इस फ्लाइट में ना आता तो एल्पा का सुराग ना मिलता। अब यहां से पाकिस्तान जाओगे और मैं इंतजार करती रहूंगी। तुम भी पाकिस्तान पहुंचो, वहां मुलाकात हो जाएगी। हमारा एक साथ जाना मुनासिब नहीं है। पता नहीं यहां एल्पा के मामले में हालात क्या रुख बदलने वाले हैं। ये तुम इतनी देर से बातें कर रही हो, वहां सिस्टर को तुम्हारी जरूरत होगी। क्या मुझे भगाना चाहते हो? जो काम के वक्त सिर्फ काम की बातें सोचो। तुम्हारी एक लम्हे की गैर हाजिरी से वहां बाजी पलट जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूं, मगर याद रखो, एल्पा को हाथ भी लगाओगे तो मैं उसे मार डालूंगी। बेशक दुनिया की हर बीवी अपने शौहर को गुमराही से बचाती है। यही फर्ज अदा करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। वो सोनिया के पास आ गई। सोनिया एल्पा के साथ गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर जा रही थी। उसने जोजो से पूछा, तुम कहाँ गई थी? पारस को गाड़ी के मुतालिक बताने गई थी। तुम जरा से काम में इतनी देर लगाओगी तो हमें नुकसान पहुंचता रहेगा। अभी मैं तमाम रास्ते एल्पा के साथ बैठी हुई थी। तुम मौजूद होती तो मैं आसानी से उसके बदन में दवा इंजेक्ट कर देती। बंद कार में किसी को पता ना चलता। गॉडफादर हमसे खौफजदा है, वो किसी से जिक्र ना करता। हमारे यहाँ पहुंचने तक तुम एल्पा के दिमाग में रहकर उसे संभाल लेती, दूसरों पर उसकी कमजोरी जाहिर न होने देती। हाँ मम्मा, ऐसा हो सकता था, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आपके पास रहूंगी। तुम गॉडफादर के दिमाग में रहो। 15 मिनट पहले कोई मेरे दिमाग में आया था, मैंने सांस रोक ली थी क्योंकि वो कोड वर्ड्स नहीं बता रहा था। मम्मा, वो कौन हो सकता है? ये एल्पा हो सकती है। मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती होगी। आपके सांस रोकने से ये शुबा कर रही होगी। हाँ, ऐसे ही वक्त मैंने तुम्हारा शिद्दत से इंतजार किया था। एल्पा को उसी वक्त कमजोर बना देना चाहिए था। बहरहाल मैं जल्द ही कोई मौका निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वो गॉडफादर के शानदार ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। मुलाजिम विस्की का एक एक पैक सबके सामने पेश कर रहे थे। एल्पा और सोनिया ने पीने से इनकार किया। एल्पा ने उससे पूछा, तुम क्यों इनकार कर रही हो? मैं तो योगा की मशक़ें करती हूँ, इसलिए नहीं पीती। सोनिया ने कहा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने तुम्हें और क्या कुछ कहा है। मुझे अपने ख्यालात पढ़ने दो। सॉरी मिस एल्पा, मैंने टेलीपैथी जानने वालों को दूर रखने के लिए ही योगा में महारत हासिल की है। मैं अपने ज़ाती मामलात किसी को नहीं बताती, एल्पा ने कहा, और मेरी आदत है कि मैं जबरन दिमागों में सुरंग बना लेती हूँ। उसने इशारा किया। चारों तरफ खड़े हुए मुहाफिजों ने अपनी गनों का रुख सोनिया की तरफ कर दिया। जोजो ने फौरन सलमान, सुल्ताना, लैला और रसवंती को खतरे से आगाह किया। सलमान तैयारे में जितने मुहाफिजों तक पहुंच चुका था, सुल्ताना, लैला और रसवंती को उनके अंदर पहुंचाकर सोनिया से कहने लगा, हम सब तैयार हैं। सोनिया ने उन्हें बातों में लगा रखा था और एल्पा कह रही थी, मैं यकीन से कहती हूँ तुम्हारा ताल्लुक फरहाद की फैमिली से है। अभी एक गोली तुम्हें जख्मी करेगी और तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा। एल्पा, ऐसे तो तुम्हारे दिमाग का भी दरवाज़ा खुल सकता है। फिर सोनिया ने हाथ उठाकर एक चुटकी बजाते हुए कहा,
खुल जा समसम। सोनिया की पुश्त पर 5 ख्यालखानी करने वाले थे। पांचों ने 5 मुसल्ला गार्ड्स के दिमागों पर कब्जा जमा कर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते एल्पा के 15 मुहाफिज फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। एल्पा खतरा महसूस करते ही उछलकर खिड़की के पास आ गई। फिर उसने बाहर छलांग लगाई। बाहर पारस फायरिंग कर रहा था। गॉडफादर के सिक्योरिटी गार्ड्स गोलियां खा रहे थे या जाने बचाकर कहीं छुपने जा रहे थे। एल्पा के पास ये समझने का वक्त नहीं था कि उनमें से कौन उसके मेजबान गॉडफादर का आदमी है। उसे तो पारस ही मेहरबान और मददगार नजर आया, क्योंकि उसने तेजी से गाड़ी लाकर उसके करीब रोकी थी। अगली सीट का दरवाजा खुलते ही वो बैठ गई और दरवाजे को बंद करके सीट के नीचे हो गई, क्योंकि फायरिंग जारी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। जब अंदर खतरा हो तो बाहर भागना पड़ता है। एल्पा ने इतना ही देखा था कि वो गॉडफादर के और अपने हिफाजती इंतजामात के बावजूद वहां महफूज नहीं है। उसकी आंखों के सामने अपने ही आदमी एक के बाद एक मर रहे थे। उसे अपनी मौत भी नजर आ रही थी। उसने पारस को देखकर इत्मीनान की सांस ली, फिर कहने लगी, तुमने बड़ी फुर्ती और होशियारी दिखाई है। जरा भी देर करते तो मैं भी मारी जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तुम? पूछने की क्या जरूरत है, मेरे ख्यालात पढ़ लो। वो उसके अंदर आ गई। उसने सांस नहीं रोकी। जरा देर बाद ही वो चीख कर कहने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम पारस नहीं हो। मैंने इसीलिए जबान से नहीं कहा था। कहता था तुम्हें यकीन ना आता। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़ना चाहती। बड़ी मुश्किल है। चोर ख्यालात पढ़कर भी मेरी असलियत से इनकार कर रही हो। उसने फिर दिमाग में जानना चाहा। पारस ने सांस रोककर उसे कनकियों से मुस्कुरा कर देखा। पहले तुम अनजान थीं, इसलिए आने दिया था। अब पुरानी जान पहचान ताज़ा हो गई है। ऐसे में दुश्मन बनकर ही आओगी। उसने घूर कर उसे देखा, फिर मुंह घुमाकर विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। पारस ने कहा, अच्छा, तो ख्यालखानी के जरिए अपने चमचों को बता रही हो कि कहाँ आप फंसी हो और कहाँ से गुजर रही हो। वो जवाब नहीं दे रही थी, खला में तक रही थी। पारस ने उसके हाथ पर हाथ रखकर अंगूठी की खुफिया सुई चुभो दी। वो एकदम से घबराकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो कमजोरी महसूस करने लगी थी। सीट की पुछ से टेक लगाकर सर घुमाकर पारस को देख रही थी। ये वही है जिससे बचाए रखने के लिए मास्क मैन और उसके मुल्क वालों ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। तंजीम वाले अकाबरीन ने हिफाजती इंतजामात की इंतहा कर दी। अगर ऐसे मुस्तहकम इंतजामात शैतान से बचने के लिए किए जाते तो वो बच जाती। लेकिन ये पारस है क्या चीज? शैतान से भी आगे है। इसे खुफिया मंसूबों का इल्म कैसे हो जाता है? इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मॉस्को से फरार होकर फलां तैयारे में तंजीम वाले मुल्क जा रही हूं? नहीं नहीं, ये लोग सिर्फ टेलीपैथी नहीं जानते, काला जादू भी करते हैं। वो सोच रही थी और दुआ मांग रही थी, ए खुदावंद, फराद का खुदा उसे हर आफत से बचाता है। इस बार तू भी मुझे पारस से निजात दिला दे, ताकि मैं भी फख्र से कहूं कि हम तंजीम वालों का भी खुदा है और वो हमारी सुनता है। दूसरी तरफ गॉडफादर को भी खुदा याद आ रहा था। उसके बंगले के अहाते में इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं रख सकता था। आज सोनिया ने उस बंगले की ईंट से ईंट बचा दी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड जिंदा रह गए थे, उन्होंने अपने अपने हथियार फेंक दिए थे, क्योंकि उनका गॉडफादर 5 गनमैन के निर्गे में था। वो 5 बज़ाहिर एल्पा के साथ आने वाले मुहाफिज थे, लेकिन 5 ख्यालखानी करने वालों के कंट्रोल में थे। सोनिया ने कहा, गॉडफादर को भी आज गॉड याद आ रहा है। तुम्हें गॉड और फादर बनने का बहुत गुरूर था। तुमने हुकूमत फ्रांस को धमकी दी थी कि फराद को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी गई तो फ्रांस के हर शहर में तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चूंकि फराद अपनी फैमिली के साथ उस मुल्क में रहता है, इसलिए वहाँ के हुक्काम को और अवाम को तुम लोग सज़ा देना चाहते थे। मैंने सिर्फ धमकी दी थी। हमने पहले कभी फराद से टकराने की हिमाकत नहीं की। मुझे यकीन है कि फराद पाकिस्तान पहुँच गया है। इसके बावजूद हमने फ्रांस के किसी शहर में तकरीबी कार्रवाई नहीं की है। तुम्हें ज़िंदगी मोहलत देगी तो तुम कोई कार्रवाई करोगे। नाम सुनते ही दम निकल जाएगा। ना पूछो तो बेहतर है। अपने सातों वफादारों को यहाँ बुलाओ और हॉटलाइन पर तंजीम वाले हुक्काम को बता दो कि इटली से तंजीम वालों का जनाजा निकल रहा है। वो सोफे से उठकर कहने लगी, मैं जा रही हूँ, बाकी मामलात से मेरे ख्यालखानी करने वाले निमट लेंगे। फिर वो 5 गनमैन से कहने लगी, इनसे फौरन निमट कर पारस की खबर लो। कोई तंजीम वाला हाकिम बात करना चाहे तो कह देना। यह फ्रांस को धमकी देने की एक छोटी सी सज़ा है। हम इटली के बाद तंजीम वाले मुल्क का रुख करेंगे। उस मुल्क में जो तबाही फैलाएंगे वो एक अलग बात है। हम उनके 2-4 ख्यालखानी करने वालों को भी ले जाएंगे। वो चली गई। आधे घंटे बाद सलमान ने आकर उसे बताया कि गॉडफादर अपने 7 वफादारों के साथ जहन्नुम में पहुंच गया है। वो 5 गनमैन भी खत्म हो चुके हैं। पारस एल्पा को एक गेस्ट हाउस में ले गया है। उसे काबू में रखने के लिए ख्यालखानी करने वाले की ज़रूरत थी।
इसलिए जोजो वहां गई है। जोजो थानेदार बनकर आई थी। पारस से पूछ रही थी, तुम एल्पा को अपने साथ क्यों लाए हो? इसे मम्मा के हवाले करो। तुम मुझ पर शुबा क्यों करती हो? भाई मेरी नीयत बुरी होती तो अंकल सलमान से ये ना कहता कि मेरी जोजो को यहां भेज दें। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस हसीना के पास मुझे मुसलमान शौहर बनाकर रखा करोगी। वो खुश होकर कहने लगी, वैसे तुम बहुत अच्छे हो। क्या मैं इसे सुला दूं? फिर इस पर अमल करूं? हाँ यही करो, वरना इसकी दिमागी तवानाई बहाल होगी तो ये फिर हमारे हाथों से निकल जाएगी। वो उसे सुलाने लगी। एल्पा ने कोशिश की कि जागती रहे, लेकिन कमजोरी के बायस सो गई। जोजो ने उस पर अमल करके अपनी मामूला बनाने के बाद सबसे पहले यह हुक्म दिया, एल्पा तुम पारस से खौफजदा रहोगी और कभी उसके करीब नहीं जाओगी, कभी उसे अपने बदन पर हाथ रखने भी नहीं दोगी। वो हुक्म दे रही थी और एल्पा मामूला की हैसियत से हुक्म की तामील का वादा कर रही थी। फिर यह हुक्म दिया, तुम तनवीमी नींद के बाद इस अमल को भूल जाओगी, तंजीम वाले मुल्क जाओगी और हमेशा मेरी मामूला बनकर रहोगी और मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। उसे हर पहलू से अपना पाबंद बनाकर उसने तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। पारस से कहने लगी, ये 4 घंटे तक सोती रहेगी, तुम दूसरे कमरे में जाओ। गेस्ट हाउस में दूसरे कमरे खाली नहीं हैं, मुझे दूसरा कमरा नहीं मिलेगा, किसी होटल में चले जाओ। अरे कैसी बातें करती हो, मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये भाग जाएगी। इसकी फिक्र ना करो, ये मेरी मामूला और ताबेदार बन चुकी है। फिलहाल तुम मम्मा से मुलाकात करने जाओ, मैं उनका पता बताती हूँ। मुझे उनका होटल और कमरा नंबर मालूम है, मैं जा रहा हूँ। वो वहां से चला गया। तंजीम वालों ने अक्सर हमसे मात खाई है। बार बार हारने वालों को जीतना ना आए तब भी इतना ज़रूर होता है कि शिकस्त से बचने के गुर समझ में आ जाते हैं। अब उन्होंने हमारे हमलों का तोड़ सीख लिया था। इस बार उन्होंने एल्पा के लिए एक तो ज़ाहिरी हिफाजती इंतजामात किए थे, दूसरे दरपर्दा इंतजामात थे जिन पर उनके टेलीपैथी जानने वाले अमल कर रहे थे। जब सोनिया ने पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली थी तब एल्पा उसके दिमाग में नहीं आई थी। दरअसल तंजीम वाले टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन गॉडफादर के दिमाग में रहकर सोनिया और एल्पा की बातें सुन रहे थे। वो सोनिया की हकीकत मालूम करने आया था। जब उसने सांस रोकी तो शुबा हुआ कि वह दुश्मन हो सकती है। जे मॉर्गन ने फिर से गॉडफादर के ख्यालात पढ़े तो पता चला उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। उसके बंगले में जे मॉर्गन ने जब देखा कि सोनिया के चारों तरफ अपने ही गनमैन मौजूद हैं और वो बचकर नहीं जा सकेगी, तो जे मॉर्गन ने एल्पा के दिमाग में आकर मखसूस कोड वर्ड्स अदा करने के बाद उसे सोनिया को दुश्मन जाहिर किया। इसमें शुबा नहीं कि जे मॉर्गन ने 4 दीवारी के अंदर सोनिया को बेबस कर दिया था। सोनिया अपने हिफाजती इंतजामात के बाइस बखैरियत वहां से निकल आई थी, लेकिन तंजीम वाले टेलीपैथी की टीम इस बार बड़ी मोहतात और चाको चौबंद थी। जे मॉर्गन के साथ वो 3 टेलीपैथी जानने वाले भी थे जिन्हें बड़े मुल्क से मेहमान के तौर पर बुलाकर अगवा किया गया था, और अब जे मॉर्गन की तरह उन तीनों का भी ब्रेन वॉश करके कट्टर तंजीम वाले और हुकूमत का वफादार बनाया गया था। उन तीनों के चेहरे और नाम बदल दिए गए थे। उनमें से एक को जनरल पार्कन कहा जाता था और उसे बताया गया था कि वो पहले तंजीम वाले फौज का जनरल था, आजकल टेलीपैथी फोर्स में है। दूसरे का नाम हैरी हॉगन है और तीसरे का नाम दानियाल रखा गया था। एक अरसा पहले दानियाल एक तंजीम वाला टेलीपैथी जानने वाला था जो हराम मौत मारा गया था। बहरहाल तंजीम वालों के 4 टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन, जनरल पार्कन, हैरी हॉगन और दानियाल बड़ी मुस्तैदी और होशियारी से एल्पा की निगरानी कर रहे थे। होशियारी ये थी कि वो खुद को हम पर जाहिर नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपना काम निकालते जा रहे थे। एक बात वो अच्छी तरह समझ गए थे कि टेलीपैथी के मैदान में हमसे टकराना नहीं चाहिए, इसलिए वो हमसे टकराए बगैर उस वक्त भी एल्पा के दिमाग में थे जब पारस ने उसे आसाबी कमजोरी में मुब्तला किया था। पारस से निजात दिलाने में उजला से काम लेने की हिमाकत नहीं की। जो उस पर तनवीमी अमल करती रही तो वह बड़ी खामोशी से उस अमल को नाकाम बनाते रहे। उन्होंने जो से ये सुन लिया था कि एल्पा को मामूला और ताबेदार बनाने के बाद उसे आज़ाद कर दिया जाएगा ताकि वो तंजीम वाले मुल्क जाए और वहां जो की मामूला बनकर उसके काम आती रहे। जब वो उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर गई तो जे मॉर्गन ने कहा, मिस एल्पा, हम तुम्हें अभी यहां से ले जाने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो पहला सबक पढ़ाया गया है वो ये है कि फराद की फैमिली के किसी मेंबर को नादान न समझा जाए। उन्होंने तनवीमी अमल के बावजूद तुम्हारी निगरानी के ज़बरदस्त इंतजामात किए होंगे। एल्पा ने कहा, बेशक उनकी चालबाजियां वक्त गुजरने के बाद समझ में आती हैं। मैं यहां से छुपकर जाना चाहूंगी तो फिर पकड़ी जाऊंगी। बेहतर है ज़रा सब्र से इंतज़ार करूं, ये खुद ही मुझे रिहा करने वाले हैं। हमने भी यही सोचा है। दुश्मन खुशफहमी में रहेंगे तो तुम तंजीम वाले मुल्क पहुंचकर इनकी आलाकार बनकर रहोगी।
आराम से सोती रहो और इन्हें मुतमईन करती रहो। हम 4 घंटे से कुछ पहले ही आ जाएंगे। वो चले गए। एल्बा की आंखें बंद थीं। सोने की फुर्सत मिल रही थी, इसलिए वो सो जाना चाहती थी। ये बड़ी बात नहीं थी, दिमाग को हिदायत देते ही नींद आ जाती। लेकिन पारस आप ही आप याद आ रहा था। वो जितनी देर कार में उसके पास बैठी रही, यूं लगता रहा जैसे वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, मगर दुश्मन है, और दुश्मन को दुश्मन ही रहना चाहिए। पता नहीं वो कितनी देर तक सोचती रही। फिर महसूस हुआ उसे नींद आ रही है, और नींद खुद नहीं आ रही है, कोई टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला रहा है। उसने घबरा कर पूछा, ये कौन है? जवाब नहीं मिला। कमजोरी के बायस ज्यादा देर जागते रहने की जिद्दोजहद ना कर सकी। थोड़ी देर में गाफिल हो गई। कोई उसे ट्रांस मिला रहा था, उस पर अमल कर रहा था। आखिर वो ट्रांस में आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूं, बोलो तुम मेरी कौन हो? वो कहने लगी, तुम्हारी मामूला हूं। क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुमने पहले कभी सोच की इन लहरों को सुना है? मैं पहली बार सोच के जरिए तुम्हारा लहजा सुन रही हूं। आइंदा तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी, दूसरी सोचों की लहरों को महसूस करती रहोगी। उसने वादा किया कि उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। आमिल ने पूछा, अपने अंदर की बात बताओ, पारस को चाहती हो? मैं सख्त उलझन में हूं। उससे दूर भागने के बावजूद मेरे छुपे हुए चोर जज्बे उससे मिलना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं, पारस से शदीद नफरत करो और अपने अंदर के जज्बों को कुचल दो। मैं अपने अंदर के जज्बों को कुचल दूंगी, पारस से शदीद नफरत करूंगी। तुम बहुत जल्द मुझसे मिलोगी, मेरी आवाज और मेरे लहजे से मुतासिर होकर मुझसे मोहब्बत करोगी। जब तक मुझसे शादी नहीं करोगी, मेरे लिए बेचैन रहा करोगी। एल्पा के लिए मुसीबत हो गई थी। वो हर जगह शादी के लिए ट्रैप की जा रही थी। मॉस्को में भी इसी मकसद पर उस पर तनवीमी अमल किया गया था। तंजीम वाले हुक्काम को भी ये फिक्र लाहक थी कि पारस फिर उसे उड़ा ले जाएगा। एल्पा के वहां पहुंचने से पहले आला हुक्काम, आला फौजी अफसरान और दीगर अकाबरीन के दरमियान खिचड़ी पक रही थी कि उनकी कौम का कोई शख्स इस अहम लड़की को मुतासिर करे, इसके अंदर से पारस को नोच कर फेंक दे, इससे शादी करके इतने बच्चे पैदा करे कि उसके अंदर से इश्क का गुबार निकल जाए और वो ममता के मुकाबले में पारस की मोहब्बत पर मिट्टी डाल दे। वो तो ऐसा जगमगाता हुआ ताज थी कि जिसके सर पर आती उसे एक आलम का शहंशाह बना देती। इसलिए बड़े बड़े हुक्काम और दीगर ओहदेदारान ये फैसला कर चुके थे कि पहले वो एल्पा का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। उनमें से हर एक को यकीन था कि एल्पा उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर दिल हार जाएगी। उस टेलीपैथी जानने वाली हसीना को जीतने के लिए उसका दिल जीतना जरूरी नहीं था, उसके दिमाग पर काबू पाना जरूरी था। यह आइडिया सिर्फ दानियाल की खोपड़ी में आया था। शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी। एल्पा दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गई थी। जे मॉर्गन, जनरल पार्कन और हैरी होगन ने मक्कारी से यह नहीं सोचा कि एल्पा के दिमाग को अपने काबू में किया जाए। वो सब उसे जोजो की तनवीमी अमल से बचाकर 4 घंटे बाद आने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद दानियाल आकर अपनी चाल चल गया। वो एल्पा को अपनी मामूला और ताबेदार बनाने में कामयाब हो गया था। उसके दिमाग को जीत लेने का मतलब यह था कि उसका दिल और उसकी मर्जी भी जीत चुका है। वो तंजीम वाले मुल्क पहुंचकर अपनी मर्जी से उसे अपना दूल्हा बनाने वाली है। ऐसे दूल्हे मास्को में नामुराद रहे थे। तीसरा दूल्हा तंजीम वाले मुल्क में फूलों का हार पहनने वाला था। फूल हसीन दोशीज़ा की तरह नाजुक होते हैं, लेकिन उनका एतबार नहीं है। ये सिर्फ दूल्हे के गले का हार ही नहीं बनते, कब्र पर भी चढ़ाए जाते हैं।